गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम कहानी करेंगे और कहानी लिखते समय महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना अवश्य ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कहानी तो वैसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से लिखना आता है और आप लोगों ने लिखा भी है, लेकिन फिर से एक बार हम कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों जो कहानी लिखते हैं, यहाँ पर आपके सामने कहानी लिखते समय ध्यान में बराबर दिया हुआ है कि कहानी लिखते समय ध्यान में बराबर ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रूपरेखा यानी कि पॉइंट आपको दिया होता है। ओके, तो कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति यानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकते हैं, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकते हैं, उससे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। संकेत आने की इशारा। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूपरेखा यानी कि आप कहानी लिखते समय आपको जो पॉइंट जो जिसे कहते हैं कि मुद्दा, उसे हिंदी में कहते हैं रूपरेखा। बराबर, रूपरेखा आपको दिया गया होता प्रश्न पत्र में और आपको खुद तय करना होता है उस कहानी को कितना रंग भरना ने, उस कहानी को कितने अच्छी तरह से आप उसे और सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। है सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करके कहानी का विस्तार कर सकते हैं। और कहानी लिखते समय कहानी के रूपरेखा को क्या करना है कि 2 से या 3 बार उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आप कहानी के रूपरेखा को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कहानी में वाकई में क्या लिखना चाहिए। ओके, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर कि कहानी के प्रत्येक संकेत पर बराबर क्या है कि कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती। बराबर, कि कहानी का संकेत जो पॉइंट दिया हुआ हर एक पॉइंट को क्या करेंगे एक एक वाक्य लिख देंगे तो वो आपकी कहानी सही अर्थ में कहानी बनती नहीं है। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देता है। कि जो कहानी के जो पॉइंट को क्या करना, उसका अपने शब्दों में वर्णन करना है, विस्तार यानी लॉन्ग से, और कहानी के स्वरूप में उसको क्या करना है आगे बढ़ाना है। वर्णन, कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि का नाम देने चाहिए। यानी कि जो कहानी दिया हुआ है उस कहानी के अंदर क्या करना है कि कोई प्लेस का, घटना का, दृश्य और उस कहानी में पात्र है किसी पर्सन का, प्लेस का नाम भी देना बहुत जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद विस्तार। तो विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती, लेकिन बच्चों 20 पंक्तियों में 20 लाइन में आप कहानी लिखेंगे तो आपकी कहानी पूरी हो पाएगी नहीं। इसलिए कहानी को लिखते समय मार्क्स देखना है कि आपके कितने मार्क्स का कहानी है। तो 5 मार्क्स का कहानी है तो कम से कम आप लोगों को कहानी को क्या करना है कि 1.5 पेज जितना कहानी लिखना है। ओके, और फिर उसके बाद है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप है, संवाद होने चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। संवाद यानी कि आपस में 2 पात्र हैं, दोनों पात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस तरह से। कहानी भूतकाल में
लिखनी चाहिए। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। ओके, अभी आने वाला नहीं और आज में नहीं, यानी कल जो बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल में कहानी लिखनी है। पात्रों के संवाद वर्तमान तो भविष्य में भी हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलटफेर न किया जाए। यानी कि जो पॉइंट आपको दिया हुआ रूपरेखा को सीक्वेंस में ही लेना, क्रमशः यानी सीक्वेंस में लेना है। ऐसा नहीं कि एक लाइन का आपने ऊपर का पॉइंट लेकर आपने कहानी लिखा, फिर उसके बाद फिर लास्ट ले लिया, फिर बीच का लेकर के आप कहानी लिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रमशः यानी सीक्वेंस में आपको जैसे जैसे पॉइंट दिया है उसी पॉइंट को आपको क्या करना है, विस्तार से उसे लिखते हुए जाना है। और जहाँ आपको लगे वहाँ क्या करना है, उसका परिच्छेद बचे, सॉरी यहाँ पर आया हुआ है कि परिच्छेदों में विभाजन क्या करना है। कहानी लिखते समय परिच्छेद में विभाजन। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। तो यहाँ पर पता है कि परिच्छेद यानी पैराग्राफ, बराबर। कि आप जब कहानी लिखते हैं तो कहानी का क्या करना है, परिच्छेद बनाना, पैराग्राफ बनाना है। कोई भी कहानी चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या गुजराती में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो आपको पैराग्राफ में ही कहानी लिखना, जहाँ आपको उचित लगे अपने हिसाब से आप पैराग्राफ बनाते चाहिए। यहाँ पर 3 परिच्छेद बनाने, 3 पैराग्राफ बनाने की बात आप सूचना में बताई गई है, लेकिन आप 4 या 5 भी बना सकते, क्योंकि कहानी आपको अपने अनुभव के मुताबिक आप कहानी को विस्तार करना है। ओके, फिर उसके बाद आके देखते हैं कि यहाँ पर जो फिर दिया हुआ है आगे, हाँ, कि आगे बताया गया है कि भाषा शैली, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। भाषा कठिन होनी चाहिए नहीं, बराबर। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। वर्तनी यानी मात्रा, बराबर, ह्रस्व दीर्घ, कुछ का ध्यान रखना चाहिए। भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य रचना जो है गुजराती में नहीं, प्योर हिंदी में होनी चाहिए। और जहाँ आपको योग्य लगे वहाँ विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, आप उसका उपयोग आप करना चाहिए। मुहावरे कहावते का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। तो अगर आपको मुहावरे भी आते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो उस कहानी लेखन में आप मुहावरे या कहावते का उपयोग कर सकते हैं, बराबर। फिर इसके बाद प्रारंभ और अंत। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। प्रारंभ होने शुरुआत, जब कहानी की शुरुआत करते हैं तो छोटा होना चाहिए और अंत भी छोटा होना चाहिए। रोचक आने उसके पढ़े आदमी क्या हो जाए कि मतलब कि वो उसको अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसकी कहानी पढ़ते हुए आपकी ओर आकर्षित हो जाए। फिर शीर्षक, कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा, आकर्षक और सूचक होना चाहिए। कहानी होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कहानी जब हम लिखते हैं तो बच्चों महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब शीर्षक देते हैं तो कहानी का मुख्य जो है तो कहानी का मुख्य संदेश, फुफकारो लेकिन काटो मत, इस तरह से दे सकते हैं। कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र, जैसे लालच का फल या सच्ची माँ। कहानी की रूपरेखा, किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि बोध या सीख, बराबर। क्या है? बोध और सीख। कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाला सीख लिखना जरूरी है। यानी बच्चों आपके जो मार्क्स होंगे 5 मार्क्स होंगे, तो 1 मार्क्स आपका शीर्षक का होगा और 1 मार्क्स आपका किसका? बोध का होगा, बराबर। क्या होगा? बोध या सीख। 2 मार्क्स हो गए और 3 मार्क्स आपके क्या होंगे? कहानी के विस्तार।
पर अब हम यहाँ पर कहानी आपको दे रहे हैं, बराबर। पॉइंट भी दिया हुआ, कहानी भी दिया हुआ है, बराबर। और इसे अपने नोट में आपको लिखना है। क्या करना है? इस कहानी को अपनी नोट में लिखना है। तो यहाँ पर देखें, कहानी का पॉइंट दिया हुआ है कि क्या है, एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, फिर चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा को प्रेरणा, साहस जुटाना, विजय प्राप्त करना, संदेश, बराबर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आएगा? शीर्षक आएगा, बराबर। तो पहले यहाँ पर देखेंगे शीर्षक तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप शीर्षक लिख करके वहाँ छोड़ देंगे। पहले कहानी लिखेंगे, उसके बोध लिखेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। ओके, तो कहानी से लिखेंगे कि एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी को वो पहचान लिया। उसने राजा पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। तो राजपाट से उसे वहाँ से उसे निकाल दिया गया। ओके, फिर उसके बाद कि वह हारा हुआ राजा और शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन उस गुफा में चिंतातुर होकर बैठा था। किसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी, यानी कि उसने अपना साहस बनाए रखा। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। आखिर वह छत पर चढ़ गई। यानी कि यह सारा दृश्य कौन देख रहा था? राजा देख रहा था कि मकड़ी बार बार चढ़ती है और गिरती है, फिर भी वो हारती नहीं है। वो फिर से गिरने के बाद वह फिर से चढ़ना शुरू करती है। तो मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए, यानी आकर्षित हुए। उसे मकड़ी के दृष्टांत एग्जाम्पल से दृष्टांत से प्रेरणा मिली, सीख मिली कि उसकी रगों में भी साहस का संचार होने लगा। यानी कि उसके खून में, बराबर, कि फिर से उसको हिम्मत आ गई, इसके अंदर स्फूर्ति आने लगी। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई और वह फिर अपने राज्य में लौटा और चुपके से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर धावा बोल दिया। भरपूर आत्मविश्वास से उसने युद्ध किया और अंत में उसे विजय मिली। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची खुची सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। राजा को अपना राज्य और शत्रु का राज्य भी मिल गया, बराबर। फिर उसके बाद कि सचमुच और छोटे छोटे जीव, यहाँ बोध दिया हुआ है कि सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत सीख सकते हैं। लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए, आखिर सफलता जरूर मिलती है, बराबर। और फिर यहाँ पर ऐसे ही है कि दूसरा एक है यहाँ पर कहानी कि पॉइंट वहाँ दिया हुआ है कि क्या है पॉइंट, कि एक राजा, बराबर, देश विदेश में उसकी बुद्धि की ख्याति, कश्मीर की राजकुमारी का उसके पास आना, फूलों की 2 मालाएं साथ लाना, एक असली दूसरी नकली, हाथ लगाए बिना असली बताने का कहना, राजा का खिड़की खोलने का आदेश, मधुमक्खी का भीतर आना, असली पर बैठना और सीख।
तो इस कहानी को भी क्या करेंगे बच्चों, इसको विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कहानी का विस्तार इस तरह से दिया हुआ है कि अ, कि कनकपुर का राजा बुद्धिधन अपने नाम के अनुसार बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। कश्मीर की राजकुमारी स्वर्ग सुंदरी ने भी उसकी बुद्धिमानी का उसकी बुद्धिमानी की इतनी प्रशंसा सुनी कि एकाएक वह उस पर विश्वास न कर सकी। इसलिए उसने स्वयं ही राजा की बुद्धि की परीक्षा करने का निश्चय किया। कहाँ की राजकुमारी है? कश्मीर की राजकुमारी है। बच्चों यहाँ देखेंगे प्लेस और पर्सन का नाम भी दिया हुआ है। प्लेस क्या है? कनकपुर का, बराबर। राजा कहाँ का है? कनकपुर का है। और राजकुमारी कहाँ की है? राजकुमारी कश्मीर की स्वर्ग सुंदरी है, बराबर। और उसने राजा की बुद्धि की प्रशंसा सुनी थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह राजा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं राजा के पास आई। एक दिन स्वर्ग सुंदरी फूलों की 2 मालाएं लेकर बुद्धिधन के दरबार में आ पहुंची। उसके दाहिने हाथ में असली फूलों की माला और बाएं हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने राजा से कहा, बुद्धिधन जी, क्या इन्हें हाथ लगाए बिना ही आप बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? किसने ऐसा कहा? ऐसा कश्मीर की राजकुमारी ने बुद्धिधन से कहा। क्या? ये 2 मालाएं हैं, एक असली है एक नकली है, और आपको बताना है कि कौन सी माला असली है और कौन सी नकली है, लेकिन हाथ लगाना नहीं है। इस तरह का प्रश्न राजकुमारी ने बुद्धिधन के सामने रखा। बुद्धिधन ने दोनों मालाओं को गौर से देखा। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। और राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर बुद्धिधन सचमुच बुद्धिधन ही था। पल भर सोचने के बाद उसने अपने सेवकों को दरबार की सभी खिड़कियां खोल देने का आदेश दिया। आदेशाने हुक्म दिया और खिड़कियां खुलते ही, बराबर, यहाँ देखेंगे कि खिड़कियां खुलते ही असली माला के फूलों की सुगंध हवा की लहरों पर तैरती हुई बाहर पहुंच गई। यानी जो असली माला थी, वो असली माला के फूलों की सुगंध जैसे ही हवा अंदर, खिड़कियां खोलते ही बाहर की हवा अंदर कमरे में आती है और वही हवा जो फूलों की सुगंध के साथ वो बाहर निकल जाती है। तो फिर वो उस फूलों की सुगंध से क्या होता है कि उसी वक्त यानी समय गुनगुनाती हुई मधुमक्खी दरबार के भीतर आकर राजकुमारी के दाहिने हाथ की माला पर बैठ गई। बुद्धिधन ने तुरंत कहा, राजकुमारी जी, आपके दाहिने हाथ में जो फूल माला है वह असली फूलों की है और बाएं हाथ में नकली फूलों की है। राजकुमारी को बुद्धिधन की बुद्धिमानी की प्रतीति हो गई, यानी उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया। उसने राजा की बहुत प्रशंसा की। किसने किया? कश्मीर की राजकुमारी, बराबर, राजा की बहुत प्रशंसा की। तो ये बोध क्या होगा? सचमुच बुद्धि ही वास्तविक बल है। बुद्धि से कठिन समस्या भी हल हो सकती है, ये बोध दिया। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर शीर्षक क्या दिया है कि राजा की बुद्धि परीक्षा अथवा राजा की बुद्धि परीक्षा अथवा राजा की बुद्धिमानी या बुद्धिमान राजा। यहाँ पर 3 दिया हुआ है। क्या है? शीर्षक है। तो आप अपने तरीके से भी शीर्षक दे सकते हैं। तो बच्चों इस कहानी को अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखना है। और धन्यवाद। और जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसे पूछ सकते हैं।